बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, और अल्लाह करे यहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं या जो लोग भी हुकूमतों में रहते हैं उन्हें आम आदमी का ख्याल आ जाए। जी अलवी साहब, क्या ख़बरें? जी मज़हर बरलास साहब, आपकी नेक और ख़ूबसूरत दुआ के बाद कि यहाँ जितने भी हुक्मरान हैं, असली या नकली, छुपे हुए या ज़ाहिरी, जो भी हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और इस मुल्क के लिए उनको सोचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस दुआ के साथ आगे आमीन कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जान की ज़िंदगी हार गए हैं और कई ज़ख्मी हो गए। टंडो आदम में एक उम्मीदवार का भाई, सखर में जागीरानी कबीले में तसादुम हो गया और टंडो आदम में एक उम्मीदवार का भाई मारा गया। इसी तरह कंद कोट की यूसी में एक डाकू जो हैं वो 10 अमरीकी अफराद को उठा के ले गए, फिर उनको वापस किया गया। इस तरह बहुत सारे छोटे मोटे वाक़यात हुए हैं, वो उन वाक़यात का जायज़ा लेंगे। और लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 14 अजला के इंतखाबात में 21,000 उम्मीदवार मैदान में थे, बड़ा भरपूर मुकाबला था। फिर इमरान खान ने आज लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब करते उन्होंने कहा कि लोटे ज़मीर बेच के हल्के के आवाम की तौहीन करते हैं, ये हल्कों में कभी कामयाब नहीं होंगे, ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि 2 माह में इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि जितनी हमने 3.5 बरस में भी नहीं की। इसका भी जायज़ा लेंगे। फिर आज बड़े अरसे बाद मौलाना फजलुर रहमान मंजर हम पर आए। एक सेमिनार से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि पता नहीं वजह क्या है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा कि इमरान आलमी नहीं, मेरी साजिश से गिरा है, उसे सी पैक रोकने के लिए मुसल्लत किया गया था और सी पैक जैसे अजीम मंसूबे को नाकाम बनाना दरअसल पाकिस्तान को माशी लिहाज से कमज़ोर बनाना था। उन्होंने कहा कि गवादर मनसूबा इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया। पिछली हुकूमत मौजूद होती तो शायद हम सी पैक पर दुआए खैर कह रहे होते। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के किरदार को फिर से बहाल करने का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान इस सारे काम को रोक दिया गया था, सूबों को लाताल्लुक़ कर दिया गया था और सूबों को नज़रअंदाज करने की वजह से दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के बयानिए पर कौम मुत्तफ़िक़ है, इस बात का भी जायज़ा लेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे चेयरमैन HEC के लिए 4 उम्मीदवार मैदान, बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 4 उम्मीदवार नैब ज़दा हैं। तो ये भी जायज़ा लेंगे कि ये जो इल्म अमल का इदारा है, जो लोगों की डिग्रियां चेक करता है, वहाँ जो बिठाए जाते हैं उनकी अपनी डिग्रियों का क्या हाल है और उनके अपने किरदार का क्या हाल है, उनके कारनामे कैसे हैं, ये भी जांचेंगे। लेकिन पहले सिंध के मामले पे बात करते हैं और मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब, आज सिंध में इंतखाबात हुए और उसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने इब्तदाई मरहले में 885 उनके उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला भी मुंतखब हो गए, लेकिन 2 बंदे मारे गए, कई जगहों पे ज़ख्मी हुए, कई जगह पे तशद्दुद के वाक़यात हुए। अच्छा जी, एक तो ये है कि ये चूँकि सारे अजला इंटीरियर सिंध के थे, यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ सूरत हाल इसलिए है कि MQM तो यहाँ थी नहीं और PTI भी शहरों में है, चलें आप कह लें कि देहातों में किसी हद तक है या GDA है, वो बुनियादी तौर पर वहाँ पीपल्स पार्टी ही का होल्ड है। और बल्दियाती इलेक्शन आपको पता है खालिस्तन जो ज़िली या तहसील इंतज़ामिया है उसके अंडर बहुत कुछ होता है, दुरुस्त है। तो उसका पीपल्स पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाया। अलबत्ता जो लोग कत्ल हुए या जो ज़ख्मी हुए या जो तशद्दुद के वाक़यात हुए, जी हाँ, वो हमारी जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। ठीक है। इसलिए कि कई मुल्कों में आपके सामने इलेक्शन होते हैं, बरतानिया में होते हैं, जर्मनी में, फ़्रांस, स्पेन, अमेरिका, इवन हमारे हमसायगी में ईरान में होते हैं, तो इस तरह लोग नहीं मारे जाते, ना इस तरह तशद्दुद होता है। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो कहते हैं कि हमने हर सूरत में जीतना ही जीतना है, बिल्कुल सही, हमें ख़ास दुखड़ियाँ उठानी पड़ें, बिल्कुल सही है। खा हमें बंदे मारने पड़ें, खा हमें लोगों को ज़ख्मी करना पड़े, बंदे अगवा करने पड़े। पोलिंग के हमले के 10 लोगों को अगवा कर लिया, जी हाँ,
और फिर वो बड़ी मुश्किल से इंतज़ामिया ने, पुलिस ने बाजियाब कराया। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि खा हमें सरकारी लोगों को अगवा करना पड़े। तो एक तो ये है कि देखिए जो अमला ड्यूटी देता है वो अपनी ईमानदारी उधर छोड़ देता है जिधर उसकी इज़्ज़त का सवाल आता है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें ख़वातीन भी हैं, ज़ाहिर है, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। ऐसे है। किसी को आप अगवा करके ले जाए, उठा के ले जाए, तो वो कहेगा ठीक है बाबा, जैसे तुम कहते हो वैसे। तो ये इलेक्शन कमीशन के नकायस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने ये नकायस दूर करने चाहिए। पोलिंग का अमला अगवा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। पोलिंग के अमले को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, फिर जो वोटर है उसको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, वहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए और तशद्दुद नहीं होना चाहिए और कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। ये नकायस दूर करने चाहिए। नकायस की आपने बात की है तो मैं बात कोई और करने लगा था। इलेक्शन कमीशन के नकायस की सूरत हाल ये देख लें कि नवाब शाह में हल्का उसमें एक इलाके में जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ क्रेन की जगह पर क्वीन छाप दी गई बैलेट पेपर पर। अच्छा शाबाश, आप देखें ना, क्या कमाल है। भारत ने वो उसको वहाँ इलेक्शन नहीं होने दिया, उसको मुलतवी कर दिया, आइंदा होगा। अच्छा, एक लेकिन ये नाअहली की क्या अजीब व गरीब मिसाल है कि क्रेन की वजह क्वीन छप गई। एक ये जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं, सारा मीडिया भी इस्तेमाल कर रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन, इस सिलसिले में पंजाब के एक सीनियर सियासतदान उन्होंने रिट पटिशन की थी राजा मुनव्वर अहमद ने। तो उसमें बंदयाल साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बेंच बना 3 रुकनी, तो उन्होंने एक डिसीजन दिया कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बल्दियाती नहीं है। तो उसमें राजा साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये मकामी हुकूमतें हैं। उन्होंने कहा कि मेरा देहात बल्दिया में शामिल ही नहीं, तो बल्दियाती इलेक्शन में कैसे तो आप इसको बल्दियाती कैसे कह देंगे? ठीक है। तो बल्दियाती तो सिर्फ बड़े शहर हैं, या आप टाउन कमेटियों को कह लेंगे, तहसील लेवल या ज़िले लेवल के शहरों को। जी। तो इसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि बिल्कुल सही बात है, ये मकामी हुकूमतें हैं। तो मुल्क का जो 65% लोग हैं वो तो ज़ाहिर है देहातों में आबाद हैं। अलबत्ता सिंध में ये है कि 50-50 है। सिंध में 50% शहरी आबादी है, 50% दही आबादी है, लेकिन जो दही आबादी है उसको मकामी हुकूमतें कहना चाहिए। दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन इस मौके पे एक अजीब व गरीब इख्तलाफात भी नज़र आए हैं जो हमने कल थोड़ा सा बात की थी। आज वो इख्तलाफ बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गया। वसीम अख्तर ने आज बड़ी खुल डुल की गुफ्तगू की, उन्होंने बड़े गम व गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये इक़्तिदार में आने के बाद मज़े से बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के जो बल्दियाती, खैर उन्होंने ज़हरा बल्दियाती चल रहा है तो बल्दियाती ही कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी करने चाहिए। उन्हें सक्खर, नवाब शाह और मीरपुर ख़ास में वोटिंग का अमल मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया था, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है वो नहीं हुआ और आज सारा दिन इलेक्शन तो होते रहे। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी इस हवाले से और उसमें बहुत सारे पहलू हैं। थोड़ा सा एक टुकड़ा आपको सुना देते हैं, फिर उस पर आपका तबसरा लेते हैं कि वसीम अख्तर ने क्या कहा है। जी ज़रा सुनाइए। उन्होंने सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में, इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। पीपुल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये मजाक है, ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए, इन तीनों स्टेशन पे इलेक्शन रोक दिए जाए, सक्खर, नवाब शाह, मीरपुर खास। मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूं, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है, तो फिर क्या फायदा जमहूरियत का? सब मजे से बैठे हैं। जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। जी, बहुत बड़ी धमकी है जी। और ये ही वो सीट थी, यही वो थी जिनकी बुनियाद पे शेख रशीद पेशगोइयाँ किया करते थे कि वो उधर नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे और हम भी कहीं नहीं जाएंगे। ये चले गए, अब कहीं फिर ना चले जाएं। अच्छा जी, एक तो गुज़श्ता 2 रोज़ से आज तीसरा दिन है, मुसलसल GTV और GTV का वाहद प्रोग्राम रेड जोन,
जो MQM डिस्कस कर रहा है कि MQM नाराज़ है, कोई और चैनल डिस्कस नहीं कर रहा बिल्कुल इस तवातर से कि MQM नाराज़ है, और MQM वाक़यातन नाराज़ है। ये नाराज़गी वसीम अख्तर की गुफ्तगू बता रही है दोस्तों। और ये जो पसे पर्दा दोस्त जिन्होंने ये माहदे करवाए होंगे, ज़ाहिर है बीच में कई दोस्त पड़ जाते हैं जिन्होंने MQM या पीपल्स पार्टी के माहदे करवाए होंगे, वो भी यकीनन परेशान होंगे, हुकूमत भी परेशान होगी। और फिर आप ये देखें कि ये जो जुमला है वसीम अख्तर का, ये बड़ा है कि टर्न आउट ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही ये है, पहले भी ऐसा ही हुआ है सिंध के कौमी असम्बली के इलेक्शन। टर्नआउट भी न होने के बराबर। और आगे भी कहा कि फिर अगर ऐसे चला तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चला तो ऐसे नहीं चलेगा। बहरहाल बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सिंध के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी, और सिंध के इंतखाबात के हवाले से आपको ये भी बता दें कि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज के मुताबिक जैकबाबाद में 114, कश्मोर में 103, शिकारपुर में 42, लाड़काना में 13, घोटकी में 35, सक्खर में 28, खैरपुर में 63, सांगड़ में 67, कंबर शहदाद कोट में 67, नौशहर फ़िरोज़ में 59, शहीद बेनज़ीराबाद में 132, मीरपुर ख़ास में 70, उमरकोट में 71 और थरपारकर में 21 अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और बाकी ज़ाहिर है कि जब इंतखाबात आएंगे, और इसमें मज़र बला साहब एक ये भी हो गया कि ये खैरपुर में एक शख्स रिकॉर्ड हुआ टांग से महरूम, एक टांग वाला बंदा, जहाँ वो कम शर है, यहाँ ये भी बातें हैं कि एक शख्स एक टांग वाला वो भी वोट डालने के लिए सामने आया। और इसी तरह सवात में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो हार गया PTI से। इस तरह के भी वाक़यात हुए हैं। अच्छा जी, खाली PDM नहीं, हाँ जी, वो जो अपना ट्रेन मार्च कर रहे हैं ना, महंगाई मार्च, देखे कितना सौखा मार्च है। एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं अपना जमात इस्लामी के अमीर जी जी जी, सिराजुल हक साहब, हाँ और महंगाई मार्च फरमा रहे हैं। उन्होंने भी ANP के उम्मीदवार की हिमायत की थी, तो गोया ये 14-15 जमातें इलेक्शन लड़ रही थी, और ये सीट भी ANP की थी। और ANP के वकार खान की डेथ के बाद ये फारग हुई थी। तो उसमें PTI के फजल मौला ने जीत हासिल की है। तो इसका मतलब है कि लोग महंगाई से, टैक्सों की भरमार से और झूठे हुकूमती वादों से तंग आ गए हैं। और बल्कि ये तो अभी गैलप सर्वे वगैरह भी आ गए हैं कि जो पहले जितने % लोग खुश थे इस हुकूमत के, इमरान खान की हुकूमत जाने से, अब वो उनकी खुशी कम हो गई है और इस मौजूदा हुकूमत से नाराज़गी की शरह बढ़ गई है। लेकिन हमने इमरान खान की तरफ बढ़ना है। इमरान खान ने लाहौर में आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। उनके खिताब में वही पुराना जाहो जलाल, वही जोश जज्बा। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर आपको उस पर तबसरा आपको सुनाते हैं। सुनिए। सिर्फ इस हल्के का बाय इलेक्शन नहीं है, ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन है। आपने नौजवानों और सामने ख्वातीन, आपने डोर टू डोर जाना और सबको सबसे पहला पैगाम यह देना है कि जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, जो वोट आपसे लेते हैं और अपना ज़मीर बेच के ये चोरों के साथ मिल जाते हैं, सारी हल्के के लोगों को आपने एक पैगाम देना है कि इनको शिकस्त देना, इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। मैं आज यहाँ पैगाम दे रहा हूँ आपको, सारा पंजाब आपकी तरफ देख रहा है। इन 20 इलेक्शंस के अंदर पुलिस का क्या रवैया होता है, सारी जिंदगी राव सरदार, अगर पुलिस ने गलत काम किया, सारी जिंदगी लोग आपको उंगलियां उठाएंगे कि आपने, जो आपकी ओथ है, जो पुलिस की ओथ है कि आपने कानून के मुताबिक चलना है, सारी जिंदगी के ऊपर आपकी रेपुटेशन खराब होगी।
जी मज़हर बल्ला साहब, बहुत सारे सवाल छोड़े हैं इमरान खान ने, और आखिरी सवाल ओथ का छोड़ा है। यहाँ तो हल्फ की बहुत सारे लोग पासदारी करते ही नहीं है, चाहे सियासतदान अच्छा है जी, चाहे ये कोई और है, पता नहीं पहले हल्फ ओथ को से क्या शुरू कर समझा हुआ लेते है। हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अफसरान से ख़िताब करते हुए कहा था जी हाँ। कि आप को कोई गैर कानूनी काम कहे, कोई हुकूमत कहे, कोई और कहे, तो आपने किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल, बल्कि जो कायदा कानून के मुताबिक है वही काम करना। वही काम करना। ये तो है कायद आज़म का फरमान। अब ये कौम या इस कौम के अफसरान कितने कायद आज़म के फरमूदात पे अमल करते हैं, ये सबके सामने है। एक बात जो इमरान खान नहीं, वैसे साहब, लोग कहते हैं कि ये कौम और इसके अफसरान जो हैं वो कायद आज़म का एहतराम करते हैं, उनके फरमूदात का नहीं करते। हाँ वो समझ गया मैं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि कायद आज़म से इनको प्यार है एक ख़ास जाविये से। जी जी जी। हाँ वो तस्वीर बनी होती है ना उससे। एक बात जो खान साहब ने की है, मैं समझता हूँ आज एक तो उनका जोशो जज्बा ज़्यादा था, जो बात उन्होंने की। आज से पहले हम अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का मुताला करें तो ये था कि ये लोग मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के आलमोस्ट एक ही जैसे ख़ानदान हैं, तो वो कभी इस पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे, कभी उस पार्टी से, कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, तो वो लोगों की आंखों में धूल झोंक देते थे। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इस नहज पे ले आए हैं सूरत हाल को कि अब वो इन लोटों को निशान इबरत बना देंगे। अगर आपके कोई बलवाल सरगोदा का बंदा भी पार्टियां बदली हैं ना उसने, तो वो मत समझे कि वो जीत सकेगा, अच्छा कहीं का भी हो। अच्छा। ये खान साहब ने नौजवानों को एक जज्बा दिया है और एक सबक पढ़ाया है। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं खान साहब, ये याद करवाते हैं लोगों को, बार बार वही बात ठीक है। करते हैं। अभी भी उन्होंने ये देखिए जब हुकूमत जा रही थी तो वो कह रहे थे उस वक़्त भी कि ये लोटों को निशान इबरत बनाना है। अब वो उस पे चढ़ गए हैं निशान इबरत बनाने के लिए। आज उनको केपी में फ़तह भी हुई है और ये फ़तह यकीनन उनका जो मोराल है उसमें इजाफ़ा करेगी और एक जोश व जज्बे से। देखिए अगर अवामी ताकत साथ हो तो दुनिया की कोई और ताकत रोक नहीं सकती। नहीं रोक सकती ना, मिसालें मौजूद हैं। ऐसा ही है, वो जी ये चाइना में मौज़ेतों की मिसाल नहीं है, ऐसे ईरान में नहीं है मिसाल, कोई शक ये नहीं। इनकलाब दो मुल्कों में करीब आए। अच्छा हमारा आधा मुल्क गया, वो नाराज़ थे हमसे, हमारे हुक्मरानों से नाराज़ थे, जी हाँ, ठीक है, तो उनको हुक्मरानों ने रोक पाया कोई? बहुत डंडा सोटा किया लेकिन वो नहीं रुकते जूते ना। खाना ही पड़े। तो अवामी ताकत जो है वो उसका रास्ता रोकना मुश्किल है। वहाँ परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए उन्होंने बड़ी सख्तियाँ भी की, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ सेंट्रल पंजाब में पॉपुलर थे तो उनका रास्ता नहीं रोक सके। ज़ियाउल हक़ ने बड़ी सख्तियाँ की तो बेनज़ीर भुट्टो को सिंध से नहीं रोक सके वो। तो गोया आप जितने भी मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर लें, आप 19-20 तो कर सकते हैं लेकिन 2 को 20 नहीं बना सकते या 1 को 20 नहीं बना सकते। चलें फिर जाते जाते ये भी बता दें, इस मौजूद से भी हम आगे जब हमने बढ़ना है, लेकिन इस पे जाते रहते आपको क्या लगता है ये इन 20 नशिस्तों में से कौन कितनी नशिस्तें इमरान खान बचा पाएंगे, कितनी नून ले उड़ेगी, क्या होगा? अच्छा अभी ये चूँकि अभी इलेक्शन में ऑलमोस्ट महीना है, जी हाँ, चलें अभी इंतज़ामिया कोशिश कर रही है। इंतज़ामिया से मराद आप बहुत से अदारे इंतज़ामिया में ही हैं, तो वो कोशिश है कि इमरान खान साहब ना जीत सके, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि मैं वोट के ज़रिए जीत सकूं। नहीं, वो तो हर अहद में, अहद इक़्तिदार में ऐसे ही होता है ना, इंतज़ामिया कोशिश अगर उन्होंने जालसाजी को रोक लिया, धांधली को रोक लिया, तो यकीनन उनके लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। आज देखें ना केपी में हुए नहीं, उनका बंदा जीता है। नहीं, केपी में भी तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, वो तो उनके अपने इंतजामात थे। पंजाब में नून की गवर्नमेंट है। देखिए, और लेकिन अभी आज ये बात ये हो रही थी आपके, ताकि इसमें आप ज़्यादा मौसर जवाब दे सकें, बात आज ये हो रही थी बारहा इस जगहों पे कि नून लीग जब इख्तिदार में होती है तो उसका इलेक्शन लड़ने का अपना फार्मूला बड़ा शानदार होता है, जब अपोजिशन में होती है तो फिर और होता है। तो ये इस हवाले से आप सही फरमा रहे हैं। इसमें देखिए
कि एक तो जो पंजाब के आईजी हैं उनको चेयरमैन पीटीआई ने मुखातब करके कहा कि भाई अपने ओथ का ख्याल करो। तो पुलिस को एक तरह से उन्होंने आईना दिखाया कि भाई अपना जो आपका रोल है वो कानून के मुताबिक अदा करें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के बारे में वो कहते रहते हैं। तो मेरा फिर मौक़िफ़ वही है कि जब अवामी ताकत आपके साथ होती है ना तो नहीं रास्ते रोक से, सही हो गया, रास्तों को रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है जी। मदर वल्ला साहब कहते हैं जी अवामी ताकत जिसके साथ होती है तो उसका रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, बेनज़ीर भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मुजीब की, और भी पाकिस्तान की तारीख़ से बहुत सारी मिसालें लेके, और अभी ज़िंदा और जागती बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं। क्या होता है पता चल जाएगा बहुत थोड़े ही अरसे के बाद। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान की बातें कर रहे थे। इमरान खान ने जलसे में जो गुफ्तगू की, जिन उम्मीदों पे थे उस पर बात की है। अगली खबर की तरफ बढ़ना, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इमरान खान को आजाड़े हाथों से लिया है। वो कहते हैं कि इनको सी पैक रोकने के लिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, क्योंकि सी पैक की वजह से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही थी, तो इसको रास्ता रोकने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि गवादर मनसूबा तबाह कर दिया इमरान खान ने, और अगर अभी तक इमरान खान की हुकूमत होती तो शायद हम सी पैक पर दुआ खैर कह रहे होते। जनाब मदर वल्ला साहब। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब वैसे पता नहीं चिल्ला करके आए हैं। आज हमें तो तवक्को थी कि कोई महंगाई पे वो इरशाद फरमाएंगे, कोई नए टैक्सेस पे इरशाद फरमाएंगे। फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज फरमाया है कि अगर करंट अकाउंट खसारा काबू ना आया तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इस पे फरमाते मौलाना साहब। या मौलाना साहब चीन ने जो कर्ज़ा दिया है पाकिस्तान को और हुकूमत ने जो गिरवी चीज़ें रखवाई हैं उस पे कोई फरमा देते इरशाद। वो पता नहीं मौलाना साहब वो तो इरशाद नहीं फरमाया उन्होंने, इमरान खान को टारगेट किए रखा। जी बिल्कुल ऐसी। और इस मरहले पे हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम चौधरी साहब ने। नदीम चौधरी साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में आप देखते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, माहिर उमूर सेहत हैं, लेकिन आज वो एक एजुकेशन की एक बड़ी अहम खबर लाए हैं। उनसे बात करेंगे और हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नदीम चौधरी साहब, आज आप कोई सुना है कोई नया तहलका खेज़ को खबर लेके आए हैं और ये कह रहे हैं जनाब के एजुकेशन में जो दुनिया के फैसले करती है, जो हमारी डिग्रियां चेक करते हैं और पैसे लेके चेक करते हैं कि जनाब असली है कि नकली है, और फिर वो किसी ने बाहर जाना हो तो फिर उसके भी मामलात और ये वो सारे सुना है, वहाँ आने वाले लोग जो हैं वो भी नैब ज़्यादा निकले हैं। जी हाँ बिल्कुल जी। अलवी साहब आपके पास स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे, नाजरीन देख रहे होंगे। इस वक्त सबसे पहला मरला जो था HEC चेयरमैन के लिए उन्होंने जो इश्तार दिया था, पहली तो इस जो हमारी वजारत तालीम है जिसके माशाल्लाह राना साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो इश्तार दिया था वो पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए दिया। राना साहब कौन से? राना सनाउल्लाह साहब? जी नहीं जी, एक और राना साहब हमारे हैं जी, वो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इश्तार दिया 4 रोज़ का, 4 रोज़ का इश्तार के 4 रोज़ के अंदर अंदर तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात जमा कराएं और उनके इंटरव्यू होंगे। जबकि पेपरा रूल्स कहते हैं कि नहीं जी आपने 15 दिन मस्ट देने हैं। पहली खिलाफ वर्जी उन्होंने ये की। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इश्तार दे दिया और उसमें जो उम्मीदवार आए फौरी तौर पर, उनमें 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर नैब में केसेस चल रहे हैं। सही। और उनको शार्ट लिस्ट कर लिया गया। अच्छा, शार्ट लिस्ट भी हो गए हैं? जी बिल्कुल, शार्ट लिस्ट कर लिया गया। और 28 मई को सबका जो चेयरमैन है HEC डॉक्टर तारक बनोरी, उनकी मुद्दत ख़त्म हुई। उसके बाद ये फौरी तौर पे इश्तार दिया गया और उम्मीदवारों को बुला लिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने मनपसंद उम्मीदवार रखने थे। और हमारे ज़राए कहते हैं कि एहसन इकबाल इस सारे प्रोसेस के पीछे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि सबका जो चेयरमैन HEC थे वो भी उनकी रिकमेंडेशन पे ही आए थे, तारक बनोरी साहब। तारक बनोरी साहब वो उनके रिकमेंडेशन पे? हाँ जी जी, लास्ट टाइम वो उनकी रिकमेंडेशन। उनको एक्सटेंशन मिलने का चांस है दोबारा या नहीं? हो सकता है अभी दोबारा वो अप्लाई कर रहे हैं, अभी नए प्रोसेस में आ जाएंगे, हो सकता है आ जाएं। शार्ट लिस्टिंग में आ गए हैं वो? जी जी, लेकिन जो 3 अहम उम्मीदवार आए हैं उनमें से उनकी तवज्जो ज़्यादा है, जिसमें एक अहम उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, जो सबका चेयरमैन HEC हैं। जी जी जी, वो माशाल्लाह से वो भी इनके बहुत चेते हैं। सबका दौर में भी बड़ी नवाजिशें की गई थी उन पे। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये जितने लोग होते हैं अपने हलके में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेशुमार फंड्स लेते हैं इनसे। ठीक है। ये वाहिद ऐसा इदारा है जिससे कोई पूछने वाला नहीं होता, और इसके इतने फ़ंड्स दिए जाते हैं कि फिर वो अपने ही हल्के की यूनिवर्सिटीज़ में वो फ़ंड्स का इस्तेमाल करते हैं
और जो सबका चेयरमैन थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, उन पर प्लेजरिज्म साबित हो चुकी है। अच्छा, और उसके तो बावजूद सब एक वैसे मुझे सवाल वैसे जहन में आ गया है, ये हमारे इदारों की क्या बदकिस्मती है। कुछ इदारे हम देखते हैं कि उनके लिए यही 3 बंदे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया ये बनोरी साहब का और मुख्तार साहब का, यार बाकी पाकिस्तान में लोग नहीं हैं, कोई ऐसा अहल नहीं है कि उनको चेयरमैन। देखो बुनियादी तौर पे वो आपकी बात ठीक है। इश्तार इसलिए 4 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया गया कि वो कम उम्मीदवार आएँ और उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, और जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की उनको भी पता था कि इन तीनों पर नैब में मुकदमा चल रहे हैं। ठीक है। और डॉक्टर मुख्तार अहमद पर प्लेजरिज्म साबित हो चुकी है, और इसके साथ साथ उनके एम्बेजलमेंट जो है वो भी साबित हो चुकी है HEC में सबका दौर में। और उसमें सबसे अहम चीज़ जो हमने उस वक्त भी हाईलाइट की थी कि उन्होंने DG जो उनकी HR और DG पब्लिकेशन है वो गैर कानूनी तरीके पर लगाई गई थी। अच्छा, उस वक्त हमने कहा, उस वक्त हमने हाईलाइट किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगा दिया, उनको लगा दिया, और आज तक वो मौजूद हैं। और इसी तरह अभी पिछले दिनों चाइना के जो स्टूडेंट्स थे उनका बहुत बड़ा इशू बना, और उसके लिए उनके जो थे टेस्ट करवाए गए कोविड के, और कोविड के टेस्ट जिस लेबॉर्ट्री से करवाए गए उस लेबॉर्ट्री से उनको तकरीबन 8 स्टूडेंट हैं जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो उनको पॉजिटिव कर दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद की एक बहुत अच्छी लैब से उन्होंने PCR टेस्ट करवाए, उनके नेगेटिव निकले। ये किसके दौर में हुआ? जी अभी हुआ जी, अभी पिछले दिनों की बात है, क्योंकि HEC का कौन कोई वाली वारस मैं नहीं यही है। establish वो कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक खातून हैं, वो चला रही हैं उसको। हाँ जी। वो भी सबका बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट हैं, वो चला रही हैं इस वक्त। अच्छा, तो उसमें अब तक स्टूडेंट्स जो हैं उनके टिकट ज़ाया हो गए, PIA ने टिकट वापस नहीं किए, और वो टेस्ट जो थे वो नेगेटिव साबित हो गए PCR में। उसके बावजूद HEC कोई किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। चलें आपसे बाकी 2 बंदों का भी पूछते हैं। आपने डॉक्टर मुख्तार की तो बात की, बाकी 2 लोग कौन से हैं जो नायबज़दा हैं? लेकिन मज़हर साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आज नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल दौर में सूबों को इससे अलहदा कर दिया था, और सूबों को नेशनल इलेक्शन प्लान से निकालने की वजह से दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। हम दोबारा सूबों को इस पर ऑन बोर्ड ले रहे हैं। अच्छा जी, अच्छी बात है, दहशतगर्दी रुकनी चाहिए, लेकिन मैं जो चौधरी साहब ने बातें की हैं ना, उस पर एक बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। किसके सामने रोएं? HEC तो भाई उसमें मुलव्वस है, HEC को चलाने वाले भी मुलव्वस हैं। अच्छा, नैब एक अदारा होता था, नैब के दांत निकाल दिए गए हैं, और ये जो लोग आ गए हैं ये नैबज़दा हैं, ये जो अप्लाई किया जिन्होंने। तो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो भी मुख्तलिफ़ केसेस में हैं। किसके सामने रोएं? सुप्रीम कोर्ट के सामने रोएं या किस अदारे के सामने रोएं पाकिस्तान के लोग कि पाकिस्तान की धरती में ये सब कुछ हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है और करप्शन की बुनियाद पे हो रहा है? ये मुझे समझ नहीं आती कि हम किसके सामने रोएं। जी बिल्कुल, कौन इसका मदावा करेगा? सही, कौन मसीहा है? ये समझ नहीं आता। कोई शक नहीं है, किसी न किसी को तो मदावा करना ही है, लेकिन अब हम क्या करें कि जो मसीहा है हमें तो वहीं से गड़बड़ नज़र आ रही है। तो बाकी कौन कौन से लोग हैं जी, उनका भी ज़रा। जी इसमें एक और इजाफा करता चलूँ कि सबका दौर में जो HEC के चेयरमैन लगाए गए थे उनको हटाने के लिए एक कानून साजी की गई थी PTI के दौर में, ताकि उनको फौरी तौर पर उनका मुद्दत जो है ख़त्म करने से पहले उनको फ़ारग कर दिया जाए। PTI उनको हटाना चाहते जी जी, उनको हटाना चाह रहे थे, और वो फिर चूंकि कोर्ट में चले गए और कोर्ट से उन्होंने वो केस जीत लिया, और 28 तारीख को उनकी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी हुई। इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे कि डॉक्टर इकरार हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, उनके ख़िलाफ़ भी नैब में केस चल रहा है। इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर हैं बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, उनके ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है। तो जो बोर्ड में लोग बैठे हैं जिन्होंने इंटरव्यू करना है, उनमें से भी एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके इसी HEC चेयरमैन के नीचे काम करना है, और वही उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा आपसे। ये मेरे पास भी ये पेपर पड़ा है नैब का, ठीक है, इसमें डॉक्टर इकरार के आगे लिखा हुआ है इंक्वायरी इज़ अंडर प्रोसेस एंड पेंडिंग। ठीक है जी। जो डॉक्टर मुख्तार के आगे लिखा हुआ है कंप्लेंट वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। डॉक्टर ताहिर के आगे लिखा हुआ है, ताहिर अमीन के आगे कंप्लेंट वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो मैं ये सवाल पूछना होगा नैब से कि ये कब से हुए हैं इंक्वायरियाँ शुरू, और कब तक इन्होंने ख़त्म होना है?
कि हम इन लोगों को जो अभी देखें ना, नैब में जो तरामीम हुई हैं, कुछ ना कुछ नैब की गलतियां भी हैं, उसको माननी पड़ेगी कि 90 दिन वैसे बंदा डक दो तो फिर नु मारो कुटो जो दिले करो, फिर उससे पूछो हाँ जी दस तू की कीता, हमें तो पता नहीं तू क्या करके आया, खुद बता दे। ठीक है, तो इन्होंने अब 14 दिन कर दिए वो, बल्कि उसने टाट भी किया राना सनाउल्लाह ने कि अगर इनके अब इमरान खान के साथ ही पकड़े गए तो उनको आसानियां हो जाएंगी। ये इसका भी कोई चक्कर है, कोई प्रोसेस है, ये इनके खिलाफ कब से केस हैं, ये तो सारा कुछ इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। इंक्वायरी कितने 100 साल तक चलती रहेगी? मेरा भी एक सवाल ले लें ये तीनों के बारे में, आपने तो अंडर प्रोसेस कहा, ठीक है, मेरा ये सवाल है हमारे पास 30 सेकंड है और उसमें आप सारे दोनों बात वीसी जराइम पेशा ही हैं। हाँ जी, ये सारे वीसी जराइम पेशा ही हैं पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी, लाजमी बात है। देखें जो भी वीसी रहते हैं उन पे कुछ ना कुछ तो लाजमी उन्होंने करप्शन की होती है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया सबका जो चेयरमैन थे उनके हवाले से, तो ये भी जो वीसीज हैं इनके ज़ाहिर नैब को चाहिए था कि इस दौरान उनकी इंक्वायरी मुकम्मल करते, उनके खिलाफ फैसला देते, लेकिन आज तक वो वहाँ मौजूद हैं और उसके बावजूद उनको फिर भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। शॉर्ट लिस्ट करना भी एक जुर्म है उनकी तरफ से, और मेरा ख्याल है ये नैब की तरफ से भी जुर्म है कि इस पेपर पे जो नैब की तरफ से ये जारी हुआ है इसके ऊपर डेट लिखनी चाहिए थी कि कब इनके खिलाफ दरखास्तें आई हैं, कब से इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है, और ये हजरत क़यामत आने तक ये कंप्लीट हो जाएगी या जारी रहेगी। बात आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नगहबान।